अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, कल से दुनिया भर की हेडलाइंस व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की लंच पर होने वाली मुलाकात से जुड़ी हुई हैं। ये गैर मामूली, मुनफरद और तारीखी मुलाकात तयशुदा वक्त के मुताबिक 1 घंटे की थी, लेकिन 2 घंटे तक जारी रही और इसके बाद मेज़बान ने अपने मेहमानों को ओवल ऑफिस का दौरा भी करवाया। व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में मीडिया के दूर इस 2 घंटों की मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या डिस्कस हुआ, इस बारे में कुछ अमरीकी सदर ने मीडिया को बताया और कुछ ISPR ने बयान में बता दिया। मेज़बान अमरीकी सदर के मुताबिक उनके लिए पाकिस्तानी सिपाही सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात एक एजाज़ से कम नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भारत के खिलाफ जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था और उनसे ईरान के मामले पर भी बात हुई। ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जानता है। पाकिस्तानी इस सूरत हाल पर खुश नहीं हैं। क्या कहना था अमरीकी सदर का, आपको एक झलक सुनवाता है। Well, they know Iran very well, better than most. They're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war, and I want to thank इस गैर मामूली और तारीखी मुलाकात के हवाले से अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे ISPR ने अपने जारी बयान में कहा कि मुलाकात में ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल और पुरअमन हल पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान भारत के दरमियान जो जंगबंदी है उसमें सहूलतकारी पर सदर ट्रंप के तामीरी और नतीजा खेज किरदार पर शुक्रिया भी अदा किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन, बातचीत में तिजारत, इक्तसादी तरक्की, मादनियात, मसनूई जहानत, तवानाई, क्रिप्टो करेंसी और उभरती हुई टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग के इम्कानात पर भी गौर किया गया है। नाज़रीन, मेरा ज़ाती ख्याल नहीं है कि इस मुलाकात में कुछ बाकी रहा। ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मुलाकात थी जिसने खत्ते में अमरीका के स्ट्रेटेजिक रुझानात की तब्दीली का वाज़ेह इशारा दिया और इस्लामाबाद से कोई 800 किलोमीटर दूर दिल्ली में कहीं किसी के सीने पर मूंग भी दल दी है तो किसी को अंगारे चबाने पर, तेज़ाब पीने पर मजबूर कर दिया है। पड़ोस की इस तकलीफ़, जलन कुड़न को देखते हुए इससे अच्छी जो है कोई उम्मीद तो नहीं है। आज के पैनल में हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि भारत से इस पर क्या रिएक्शन सामने आया है और क्या मज़ीद रिएक्शन इस पर सामने आ सकता है। ये सारी डिस्कशन हम कर रहे होंगे जी। शहजाद अनवर फारूकी साहब ने मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। काशिफ रफ़ीक साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म मलिक साहब और आज़म चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। मुझे वीडियो लिंक पर आज ये दोनों शख्सियात जो हैं ये ज्वाइन कर रही हैं। गुफ्तगू का आगाज़ शहजाद अनवर फारूकी साहब, सर मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, इस मुलाकात को पहले तो आप ये बताइएगा कि किस तनाजुर में आप देखते हैं। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि ख़त्ते में कहीं ना कहीं अमरीकी स्ट्रेटजिक रुझानात जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं? हमारे ख़त्ते की जब बात की जाती है उसकी तरफ भी ये मुलाकात एक अहम इशारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि इस खित्ते के हवाले से अमेरिका के स्ट्रेटजिक जो इंटरेस्ट हैं वो तब्दील होते आपको वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में हमेशा से ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने 1 विंडो का इंतखाब किया और उनको लगता ये था कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए जो भी वो करना चाहें या जो अहदाफ हैं वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से कभी भी किसी फ़ौजी सरबराह से बतौर सरबराह फ़ौज पाकिस्तान मुलाकात नहीं की गई। तो इसका मतलब ये है कि ये पहली दफ़ा हुआ। ये एक ऐसा यानी बेमिसाल काम है जो इससे पहले पाकिस्तान और अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं हुआ। अच्छा, अब ये क्यों हुआ? इसकी एक ये तब्दीली बड़ी जौहरी नवीयत की है। तो इसकी वजह सिंपल जो है वो ये थी कि अमेरिका को ये लगता था कि इस खित्ते में चीन और किसी हद तक रशिया के असर व नफूज़ को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा मोटा थानेदार चाहिए था, जिसके लिए उसका पहला इंतखाब भारत था। तो वो भारत के ऊपर वो इन्वेस्ट भी कर रहा था, उसके साथ भी खड़ा था और बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान को उसकी वजह से नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अब की बार जो हमारे मामलात रहे इंडिया के साथ और जो हमारी उनके साथ इवेंट्स हुए हालिया कशीदगी के कॉन्फ्लिक्ट जो था, तो उस कशीदगी में पाकिस्तान ने जिस तरह से स्टैंड आउट किया है उसके बाद से अमेरिका को सोचना पड़ गया। और वहाँ बैठे हुए जो लोग खा वो पेंटागन में बैठे हों या स्टेट डिपार्टमेंट में बैठे हों, उनको ये अंदाज़ा हुआ कि जो हमने सोचा था या जिस तरह से हम ख्याल कर रहे थे कि ये सारा कुछ इंडिया डिलीवर करेगा, ये तो कुछ नहीं कर सकता।
तो वो रीथिंक हुआ है वो सारा कुछ, और उसके बाद ये तय हुआ कि भाई हम इस खित्ते में पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और उसी बाबत फिर ये तय पाया कि ये 1 to 1 मुलाकात हो और ये बराह रास्त बातें जो हैं वो शेयर हों एक दूसरे के साथ, और इस खित्ते के हवाले से जो अमेरिका के अज़ाइम हैं या जो वो सोचता है इस हवाले से, तो वो पाकिस्तान के साथ बराह रास्त 1 to 1 मुलाकात में शेयर किए जाएँ। तो अब ये है कि वो जो दरमियान में एक पर्दा था सियासी हुकूमतों का, वो अब हट गया है, और चूँकि पाकिस्तान की अफवाज ने ही असर्ट किया ये जो हालिया कशीदगी हुई फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर की, ये आप खुशकिस्मती कह लें, उनकी तैयारी कह लें, उनको तारीख़ ने एक मौका दिया और उन्होंने अपने आप को साबित किया कि उसके बाद हर एक को उनके पास जाना पड़ रहा है, और अब सदर ट्रंप को उनको एक ऐसे खाने पे बुलाना पड़ा जिसकी कोई माजी में मिसाल नहीं मिलती। तो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली में वाज़े एक तब्दीली है, और मुझे लगता है कि ये तब्दीली सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगी, आपको अब बाकी आलमी ताकतें भी इसी तरह इसी रवश पर चलती हुई नज़र आएंगी। ठीक हो गया जी। इसका जवाब मेरे ख्याल में हम काशिफ रफ़ीक साहब से भी ले लेते हैं। काशिफ साहब, क्या वजह है कि अमेरिका हमें अपने करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत से फासले बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है? वाक़तन आप ऐसा समझते भी हैं कि ये फासला बढ़ रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, महज ही मुलाकात हो जाने से ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए? और अगर ऐसा समझा जाना चाहिए तो काशिफ साहब क्यों? क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि ट्रंप की तो मोदी से बहुत ज़्यादा दोस्ती भी है, ज़ाती मरासिम भी हैं किसी न किसी सतह पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमेरिका की दोस्ती किसी भी सेंट्रल एशिया के हुक्मरान से मफाद की बुनियाद पे है, किसी और बुनियाद पे नहीं है। अमेरिका ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की भारत के ऊपर, दिफाई तौर पे उनको मजबूत किया, और भारत ने अमेरिका को, उसकी इंटेलिजेंस को, उसके इदारों को ये चकमा दिया कि वो पाकिस्तान चीन को भी काबू करने की पोजीशन में है। तो जब ये एक जारियत मुसलत की गई, उसका एक डेमो सामने आया, तो अमेरिका ने देखा हम तो गलत साइड पे खेल रहे थे और गलत साइड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। सो उस सारे सिनेरियो में फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जिसने बबांगे दोहल जवाब दिया और भारत को के चारों शाने चित हुए दिफाई एतबार से, उसके बाद अमेरिका को ये बात समझ आ गई कि हम भारत के ऊपर जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लें, पाकिस्तान दिफाई तौर पे भारत से ज़्यादा आगे की तरफ है। और इस खिते की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उस पोजीशन में बांग्लादेश में भारत की जो इन्वेस्टमेंट वो डूब गई, बाकी जो ममालिक है उसमें डूब गई, फिर उसकी सफारतकारी में जो इन्वेस्टमेंट थी डूब गई, लॉबिंग में इन्वेस्टमेंट डूब गई। तो अब अमेरिका को, और अभी रिसेंटली इसराइल भी डूब गई, इसराइल की भी भारत में डूब गई और भारत की इसराइल में डूब गई, वाइस वर्सा ये सारा मामला हुआ। सो इस सारे एतबार से, और फिर जो इसराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पाकिस्तान बहरहाल जो है वो रास्ता एक निकाल सकता है, और एक वाहिद विंडो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में एक है जो चीन, रशिया और ईरान, इसराइल, इनको बिठा के कोई ना कोई वे निकाल सकता है, जिसका खुद ट्रंप ने जो है इजहार भी किया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको एजाज की बात समझा कि फील्ड मार्शल के साथ उनकी मुलाकात, और वो मुलाकात 1 घंटे की बजाय 2 घंटे में हुई, और 1 घंटा एक्स्ट्रा हुई, और गुफ्तगू हुई, सेर हासिल गुफ्तगू हुई। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए तिजारती एतबार से, दिफाई एतबार से, और न्यू रोल जो इस सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान का बनने जा रहा है, उस एतबार से पाकिस्तान को खासी कामयाबी हुई है। और भारत का मसला यह है कि भारत की हर तरफ से सुबकी हुई है, दिफाई एतबार से भी और सफारती एतबार से भी, कि भारत जिस सिपा सलार को बर्दाश्त करने को, देखने को तैयार नहीं था, उसको इतना बड़ा प्रोटोकॉल व्हाइट हाउस में मिलना, ये मोदी को हजम नहीं होगा। ठीक हो गया जी। मैं आपकी तरफ आऊंगी, आजम चौधरी साहब। सर, अमेरिकी सदर ने इस मुलाकात के बाद हमने देखा जो प्रेस ब्रीफिंग दी, जो मीडिया टॉक की, उसमें न तो उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र किया और न ही इंडियन खदशात को कोई अहमियत दी, बल्कि उन्होंने जंग से गुरेज पर पाकिस्तानी फ़ौज की तारीफ़ की। आप नहीं समझते हैं कि ये भारतीय बयानिए की कहीं ना कहीं इसको तदफीन कहा जा सकता है, शिकस्त कहा जा सकता है, जो उन्होंने एफर्ट्स की थी, जो बयानिया बनाने की कोशिश की थी? और साथ में भी काशिफ साहब ने जो बात की, उसी सवाल को लेकर मैं आगे आपकी तरफ आना चाहूँगी कि ट्रंप का ये कहना कि पाकिस्तान ईरान को बहुत सौ से बेहतर जानता है, कहीं सर ये इस जानिब इशारा तो नहीं है कि वो इस तनाज़े में पाकिस्तान का कोई किरदार भी देख रहे हैं? ट्रंप की मैं बात कर रही हूँ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाज़िमा। देखिए, जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी है, उसने पाकिस्तान की तारीफ की है, चाहे वो अयूब खान का दौर हो, चाहे ज़ियाउल हक का दौर हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, और चाहे आज जनरल आसिम मुनीर का दौर हो। अच्छा। और दरमियान में जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है, उस वक्त आपने देखा है कि अमेरिका ने फासले पैदा कर लिए हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई एक हैसियत है वो माने रखती है। आप देखें कि अमेरिका के जिन मुमालिक के साथ तनाज़ात हैं, उसमें चाइना, उसमें अफगानिस्तान और उसमें ईरान, तीनों मुमालिक की सरहदें पाकिस्तान से लगती हैं।
और उसको पाकिस्तान की अशद जरूरत रहती है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो तनाज़ा था उसमें अमेरिका ने जो रोल प्ले किया, अमेरिका और सदर ट्रंप ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने उसके अंदर मुदाखलत करके और दोनों में सीज फायर करवाया और जंग को रुकवाया। लेकिन इंडिया की जानिब से मुसलसल इस बात का इनकार किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडिया को इस जंग के दौरान जो एक हजीमत और एक चुटकी का सामना करना पड़ा, और वो इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपनी कौम की जानिब से भी वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो इसलिए वो इससे आपको इनकारी नजर आते हैं कि सदर ट्रंप का कोई रोल नहीं था। ये दोनों मुमालिक की अफवाज ने आपस में डिस्कस करने के बाद सीज फायर की थी। ठीक हो गया। अब ये जो मुलाकात के अंदर, इस मुलाकात के अंदर सदर ट्रंप की जानिब से एक आने वाला बयान और दूसरी जानिब हमारे ISPR की जानिब से आने वाला बयान, ये दोनों बयानात तो बहुत अच्छे हैं, हाँ। देखने और सुनने में बहुत भले लगते हैं और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें पता चलेगा कि अमेरिका हमसे क्या चाहता है, अमेरिका इस जंग के अंदर हमें किस हद तक इन्वॉल्व करना चाह रहा है, क्योंकि हमारे लिए बहसियत पाकिस्तान और बहसियत मुसलमान दोनों सूरतों में ईरान के खिलाफ हम लोग खड़े होना हमारे लिए नुकसानदेह है। और इसराइल को किसी भी सूरत से पाकिस्तान या पाकिस्तान के अक़वाम की जानिब से सपोर्ट नहीं मिल सकती। और इस वक्त जो अमेरिका जो इस वक्त धमकियों पे उतर आया है, आप देखें ना, बराह रास्त सदर ट्रंप अपने ट्वीट कर रहे हैं, वो जो खामनई है उनकी वो शहादत के हवाले से बातें कर रहे हैं, वो ईरान को तबाह करने के हवाले से बातें कर रहे हैं, और उनकी ये ख्वाहिश भी है कि इस वक्त पाकिस्तान उनका साथ दे। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं जो ये लीड कर रहे हैं, उन्होंने बहुत समझदारी और बुर्दबारी से ये सारा मामला उसको देखा है, और इस मीटिंग के दौरान भी वो मुल्क की सालमियत और पाकिस्तान के मुफाद को उन्होंने मद्देनजर रखा होगा। और उनकी ये जो चीज सामने आई है कि वो अमन के ख्वाह हैं, और इसमें पूरी कौम भी पाकिस्तान की, आप देखें, वो अमन की ख्वाह है, वो जंग की ख्वाह नहीं है। और हमारी यही है कि हमने इस जंग में अमरीकी एजेंडे से बच के कैसे निकलना है, क्योंकि हम 3 दफा पराई जंग का हिस्सा बन चुके हैं, जिसका आज तक उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। और हम चौथी जंग में किसी पराई जंग का ये हिस्सा नहीं बन सकते। और हमें यही हमारी इस वक्त लीडरशिप जो है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, समझदारी बनती है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को इस लड़ाई में से अलहदा कैसे रखते हैं। ठीक हो गया सर। मैं आज़म मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आज़म साहब, एक तो ये बात जो भी इन्होंने की कि पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है क्या नहीं, मैं लाजमन ये चाहूँगी कि जब हम पाकिस्तान के ईरान इजराइल जंग के हवाले से किरदार की बात कर रहे हैं, ख़ित्ते के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम मुल्की सियासत की भी ज़रूर बात करें। मुल्की सियासत पर आप आज़म साहब इस मुलाकात के क्या असरात देख रहे हैं, ये ज़रूर फरमा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात ने अमेरिका में PTI की जो लाखों डॉलर्स की लॉबिंग थी उस पर पानी फेर कर रख दिया, उसको डुबो कर रख दिया। तो इस तनाजुर में भी आप ज़रूर बात कीजिएगा। दूसरा, एक जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं खुफिया एजेंसी है जो कनाडा की, उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि भारत गैर मुल्की मुदाखलत कर रहा है। और इस रिपोर्ट के बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कनाडा में, दुनिया भर में तो हजीमत का सामना है ही है, भारत में भी उन पर बहुत ज़्यादा और तनकीद शुरू हो गई है। तो आपको नहीं लगता कि टफ टाइम चल रहा है भारत का आजकल? जी आसमा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक बात तो तय है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर से, उसमें एक चीज वाज़ेह होती है कि ये चीज तो तय होगी कि ट्रंप साहब जो हैं सिर्फ दुनिया भर के अंदर ताकतवर लोगों को मिलते हैं। मतलब उनका एक स्टाइल है कि वो चूंकि खुद भी एक ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, तो वो ताकतवर लोगों से अपने मुरासम और फातेहीन से मिलना पसंद करते हैं, जैसे हमारे फील्ड मार्शल जो हैं फातेह हैं, उनसे वो मिले। बिल्कुल। तो ये तय हुआ कि कहीं ना कहीं पे ये है कि पाकिस्तान के अंदर असल ताकत का मंबा जो है वो फील्ड मार्शल साहब हैं, तो उन्होंने उनसे ही बात करना मुनासिब समझा, उन्हें ही लंच पे बुलाया। तो ये बड़ी अच्छी मुलाकात है। मैं समझता हूँ कि देखिए, जो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन है वो नई जीतों में जो है ना वो ढल रहा है। पिछली दहाई में पाकिस्तान को गैर मुतल्लका रियासत सबर किया जाता रहा, मगर अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला, भारत में बढ़ता हुआ फाशिज्म और चीन के असर रसूख ने वाशिंगटन को मजबूर कर दिया है कि वो इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात की अजसर नौ तारीफ करे। और यहाँ ये बात भी बड़ी अहम है आसमा कि फील्ड मार्शल की जो शख्सियत है जनरल आसिम मुनीर साहब की, उनकी गैर रवायती सफारतकारी भी हमने देख चुके हैं। खित्ते में अस्करी और माशी
जो तवाज़ुन है उसको यकजा रखने में भी उन्होंने अपना अहम रोल अदा किया है, और आलमी कायदीन की नज़र में उन्होंने अपने आप को मोतबर बनाया है, जो उन्होंने पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग के दिनों में जो उनका किरदार सामने आया। ठीक हो गया। देखिए देखिए, मैं आपको बताऊँ, पीटीआई की जो आपने बात की है, देखिए ये मुलाकात, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बड़ी अहमियत की हामिल है, और इस मुलाकात ने हमारे ताल्लुकात को अज़ नौ मुरत्तब किया है अमेरिका के साथ। जहाँ तक पीटीआई की बात है, देखिए पीटीआई अपने पास जो उनके कार्ड्स जो हैं बहुत महदूद हो गए हैं। पहला कार्ड जो उनके पास था उन्होंने जंग के दिनों में वेस्ट कर लिया, और अब उनके पास जो है वो रेत जो है उनके हाथों से सिरकती जा रही है। अब दूसरी दफा भी पीटीआई ने वही हरकत की है अमेरिका के अंदर, एक ऐसे गैर मुतनाज़ा दौरे को जिसपे सदर ट्रंप ने उन्हें बुलाया, तो उन्होंने उसे मुतनाज़े करने की मुतासा कोशिश बनाने की, लेकिन कोशिश उसमें की। बुरी तरह से नाकाम जी, हुए। जी, बुरी तरह से आजम साहब, नाकाम टाइम हुए हैं। कम है, जी। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। मैं चाहूंगी कि मोदी के हवाले से ये जो कनाडा की खुफिया एजेंसी ने जो रिपोर्ट शाया की है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं लाजमी चाहूंगी इसको जरूर डिस्कस कीजिएगा। जी आसमा, बिल्कुल। देखिए कनाडा इससे पहले भी आपको याद होगा ट्रेडो के दौर में उन्होंने हाँ। ये कहा था कि वहां पर जो एक सिख रहनुमा कत्ल हुए थे उनके अंदर जी। भारत का हाथ था। इससे पहले अमेरिका के जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं वो भी ये बता चुके हैं। तो भारत का जो एक फाशिज्म का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने अयां है। यही वजह है कि ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात के बाद जो बात की है उसमें भारत का कहीं ठीक। कोई जिक्र नहीं है, और पाकिस्तान का ये जिक्र किया उसने जंग को रोकने में अपना किरदार अदा किया। ठीक है, जंग को रोकने में अपना किरदार अदा किया, और पाकिस्तान अभी भी ऐसा चाहता है। और कहा यह जा रहा है कि जी यूरोपीय ममालिक के वज़ीर ख़ारजा कल यानी जुमे के रोज़ जिनेवा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ जौहरी मामलात जो हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा कवी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है बहुत सारे हलकों की जानिब से कि जंग जो है ये इस मुलाकात के बाद किसी तौर रुक सकती है। लेकिन जी अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल वो हमें ये रिपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है कि अमरीकी सदर जो हैं उन्होंने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है, लेकिन ये सिर्फ मंजूरी दी गई है, इसका हतमी हुक्म ज़ाहिर है कि नहीं दिया गया। अगर हुक्म दिया गया होता तो अब तक ये अटैक हो चुका होता। होने क्या जा रहा है, क्या हो सकता है, उसके बाद नताइज क्या होंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात कर लेते हैं इजराइल ईरान के दरमियान मिसाइल हमलों के छठे रोज़ की। ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागा जा रहा है। आज ईरान ने इजरायली फ़ौज की कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और दीगर फ़ौजी तंजीबात पर मिसाइल हमले किए और शदीद नुकसान पहुँचाया। बताया जा रहा है कि आज तो तेहरान ने 2000 किलोमीटर तक हदफ पर लपकने वाले मुहलिक और तेज़ तरीन मिसाइल सजील 2 भी दाग दिए हैं, जिसने इजरायली इलाके डेन ब्लॉक को निशाना बनाकर तबाही मचा दी है। ठोस ईंधन के इंजन पर मुश्तमिल 500 से 600 किलोग्राम वजनी वॉरहेड के साथ सजेल दीगर मिसाइलों के निस्बत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी और दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ पर लपकता है। ईरानी हुकाम के मुताबिक आज तेहरान ने मिसाइलों की 13वीं लहर रवाना की, और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा नाज़रीन के इसराइल को छठी का दूध याद दिला दिया। साथ ही यूरोपीय ममालिक को इसराइल के खैरखाहों को भी याद आ गया कि जंग बंदी भी कोई चीज़ होती है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम दिफाई सिस्टम को कमज़ोर कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना यह है कि इजराइल डिफेंस सिस्टम को एरो इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना है। शायद यही वजह है कि अब जंगबंदी की कोशिशों को बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत करेंगे, और कल ही ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर ने ईरानी दरख्वास्त की हिमायत भी की थी। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जी। मैं आपकी तरफ आऊँगी शहजाद फारूकी साहब। शहजाद साहब, आप बड़े मुहावरे, बड़ी मिसालें हमारे प्रोग्राम में ज़बरदस्त किस्म की शेयर कर रहे थे। आज मुझे भी एक मिसाल याद आ रही है, वो जो कहा जाता है ना, गांव में मुर्गों की लड़ाई हो रही होती है, लेकिन जब चौधरी का मुर्गा जो है वो हारने लगता है तो फटाफट चौधरी जो है वो कह देता है कि जी नहीं, लड़ाई ख़त्म करो जी, ख़त्म करो, मुकाबला ख़त्म हो गया। तो कल तक हम देख रहे हैं कि अमेरिका कह रहा था कि जी बातचीत तो हो ही नहीं सकती है, किसी सूरत नहीं हो सकती है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ही के ताउन से मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, ईरान है, बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इसकी वज़राए ख़ारिजा बैठ रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। आसमा, देखिए मसला ये था, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि इस ईरान के ऊपर अटैक के, इसराइल के अटैक के हवाले से कुछ फौरी मकासद थे जो हासिल नहीं हो सके, जिस पे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि पहला और फारमोस्ट तो ये था कि रजीम चेंज हो जाए और यहाँ पर कोई अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाई जा सके, चूँकि उनको लगता ये था कि इस तरह का जो मजहबी
स्ट्रक्चर है जो कि हुकूमत कर रहा है ईरान पे, तो शायद लोग जो हैं उससे तंग आ चुके हैं और एक बेचैनी होगी और ये थोड़ा सा मौका मिलेगा और लोग बाहर निकल आएंगे और ये और सारा सब तब्दील हो जाएगा मर्जी के मुताबिक। अच्छा, अब वो तो हुआ नहीं है, बल्कि उसके बाद ये हुआ। देखिए, आज तक इसराइल का वास्ता जिन ममालिक से पड़ता रहा है, उनकी फ़ौजी इस्तेदाद में और ईरान की फ़ौजी इस्तेदाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब उनको पहली दफ़ा ऐसे मिसाइलों का सामना करना पड़ रहा है जो कि बराह रास्त इसराइल तक मार कर सकते हैं। बाकी जो छोटे मोटे हमास ने किया या किसी और ने किया, तो वो कोई इतना ज़्यादा परेशानी का बायस नहीं था और उनको इंटरसेप्ट करना भी आसान था। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि शायद ये बैनुल बरे आज़मी मसाइल हैं जो एक दफ़ा ऊपर जाते हैं, जाके खला से चक्कर लगा के फिर वापस नीचे आके हिट करते हैं, जिनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है, इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल है। तो इसका मतलब ये है कि इसराइल को हकीकी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अगर अमेरिका के प्रोवाइड करदा दोनों शील्ड प्रोग्राम और ये जो आयरन डोम है, अगर ये काम नहीं करते तो फिर इसका मतलब ये है कि इसराइल का कोई कोना महफूज नहीं है। और अगर इसराइल महफूज नहीं है तो फिर वो जाहिर है बगल बच्चा है पूरे यूरोप का और अमेरिका का। दूसरे जंग अजीम में वो जो इन्होंने मुआहदा किया था जिसके तहत यहूदियों को वहाँ बसाने की बात हुई थी, तो वो तो सारा ख्वाब जो है वो 77 साल बाद या 80 साल के बाद वो सारा ख्वाब में मिट्टी में मिल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए अब ये सारे आए हैं। और आप यकीन रखिए कि जब तक आप ताकत का मुजाहरा नहीं करते, आप अपनी स्टैंडिंग वाज़े नहीं करते, ईरान के पास साल हा साल तवील जंग लड़ने का एक तजर्बा मौजूद है जो हम सबके सामने है और वो उनको सूट करता है कि वो इसको लंबे अरसे तक चलाएं, लेकिन इसराइल इसको अफोर्ड नहीं करता। और दूसरी तरफ अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि शायद उसकी माली हालत अच्छी नहीं है, तो बेसिकली तो सपोर्ट अमेरिका ने करना था। अमेरिका तो अब नेटो को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसराइल को कहाँ से करेगा? सो इसराइल के रिसोर्सेज के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए अब ये सारे फरीकों के ये हक में है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए और किसी तरह से बातचीत की मेज़ पर इसको ख़त्म किया जाए। आल्दो मुझे लगता नहीं है कि ईरान अब अमेरिका या यूरोप की शराइत पर यह जंग बंदी करेगा, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है ये काशिफ साहब से जान लेते हैं। काशिफ साहब, कल होने वाले जो मुज़ाकरात हैं, आपको लगता है कि किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं? इसके बाद जो फरीकैन बैठ रहे हैं, कोई उम्मीद रखनी चाहिए? और सर फिर ये जो सेजल नामी जहाँ पर इसको सेजेल कहा जा रहा है और बाज़ जगहों पर पाकिस्तान में इसको बड़े अजीब अजीब से नाम भी दिए जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो इससे पहले दुनिया में कभी देखी नहीं गई है। जब हम मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ईरान जिस तरह से पेशकदमी कर रहा है उससे घबरा कर कहीं ना कहीं वाक़तन अमेरिका के उस पर ये जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट भी वही रहेगा, नतीजा भी वही रहेगा जो ईरान चाहता है? सर देखें, फ़ारूकी साहब की इस बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जो अहदाफ सामने रख के इसराइल ने अटैक किया था, उसको शायद ये गुमान था कि हम टॉप की अस्करी लीडरशिप और साइंसदान जो है, अगर हम उन्हें शहीद करने में कामयाब हो जाएंगे तो ईरान के पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि वो रिएक्ट करे और फिर हम चेंज ऑफ रजीम की तरफ चले जाएंगे। लेकिन इसराइल के और अमेरिका के तमाम जो कैलकुलेशन थी वो सरप्राइज़ हुए उस पर जिस वक्त ईरान ने रिएक्ट किया। अब असल मामला ये है कि इसराइल का इशू ये है कि जो इसराइल गाज़ा के ऊपर 2 साल से चढ़ाई किए हुए है, निहत्ते मुसलमानों के ऊपर बमबारी कर रहा है, वहाँ से वो हमास से अपने मगवी आज तक 100% नहीं बाजियाब करवा सका। वो कैसे ईरान के साथ तवील जंग जो है वो अब अफोर्ड कर सकता है या कैसे लड़ेगा? अभी ये जंग जो है ये मिसाइल्स की सूरत में है, एयर स्पेस की सूरत में है। अभी ये जंग जो है नीचे से जो ईरान की हिमायती मलेशिया है उन्होंने अभी एक्टिविटी शुरू नहीं की है। अगर वो ज़मीनी तौर पर एक्टिविटी शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि इसराइल जो है वो इस सारी सिचुएशन में सैंडविच बन जाएगा। अब ईरान का मामला ये है कि ईरान के ऊपर जो जारियत मुसल्लत की गई है, मैं इस बात पे बिल्कुल कन्विंस हूँ कि ईरान ही तय करेगा कि उसने जंग को कैसे ख़त्म करना है। और अब जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं एटमी हथियारों के रोकथाम के बारे में, जो कल मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, तो मसला ये है कि ये मुज़ाकरात तो इसराइल के हमले से एक दिन पहले भी हो रहे थे। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान भी मौजूद था, लेकिन इसराइल ये चाहता था कि हम अपनी एक एडवेंचर कर लें और उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पे ईरान को बिठा के चीज़ों को स्मूथ कर लें, अपनी मर्जी से कर लें, अपर हैंड कर लें। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली देखिए, मिसाइल जो है वो थोड़ी तादाद में इसराइल में गिर रहे हैं या ज़्यादा तादाद में गिर रहे हैं। एक बात होता है कि जो धाक थी कि इसराइल का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, वहाँ पर चिड़िया पर नहीं मार सकती, ये तो जो रोब था इसराइल का ख़त्म हो गया। अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि मैं इधर से धमकी दूं, प्रेशर दूं या कोई बीच का रास्ता निकले और ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे और ये मामला जो है स्मूथ हो जाए। और आखिरी बात याद रखिएगा कि मैं ये समझता हूँ कि जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं
गो कि वहाँ पे इसराइल की मनपसंद रजीम बैठी हुई होगी, वो इसराइल के साथ नहीं टक्कर ले सकते, लेकिन उनको ये पता है कि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का एक एस्पेक्ट है उसमें वो तमाम मुल्क कहीं ना कहीं हिट होते हैं, इसलिए वो तमाम भी चाहते हैं कि इसराइल को यहीं पे कट टू शॉर्ट किया जाए ताकि इसराइल अपनी हदूदों का यूद से बाहर ना जाए। इसलिए मैं समझता हूँ रूस, चीन और बाकी जो लोग हैं वो खुल के नहीं तो दरपर्दा ज़रूर ईरान के साथ खड़े हैं, और ईरान जो है वो बहरहाल एक लंबी लड़ाई अफोर्ड कर सकता है, इसराइल नहीं कर सकता। ठीक हो गया। आजम चौधरी साहब, सर ये जो ईरान का रद्द-ए-अमल है, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है इस रद्द-ए-अमल पर दुनिया हैरान है, और ईरान ने आज अपनी ये जो सेजल मिसाइल है ये दागकर इजरायली को नहीं बल्कि दुनिया भर को सरप्राइज़ कर दिया है। अच्छा, लेकिन आज इजरायली फ़ौज के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स जो है उनको भी हिट किया गया है। ईरान की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसराइल की एजेंसी मोसाद से तो तेहरान में बहुत सारी डिस्कशन इसके ऊपर हुई कि उसने मार खाई, लेकिन दूसरी तरफ मोसाद या इजरायली डिफेंस फोर्सेज जो हैं सर, वो भी ईरान की कुव्वत का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सके, जिसका खमियाजा आज वो भुगत रहे हैं। तो इन शॉर्ट मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या दिखता है कि जंग में अब तक पलड़ा किसका भारी है? जी देखें, ईरान को पूरी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो अंडर एस्टिमेट कर रही थी, और उनका यही ख्याल था कि इजराइल के जरिए ईरान पे जब अटैक होगा तो ईरान तबाह बर्बाद हो जाएगा या ईरान जो है वो घुटने टेक देगा। लेकिन ईरान ने सरप्राइज दिया है पूरी दुनिया को, हाँ जी। क्योंकि ईरान की जो आप देखें मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसने साबित किया है कि वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी, उन्होंने वो कहते हैं ना कि भूखे रह लेंगे, लेकिन उन्होंने अपने रिसोर्सेज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने डिफेंस रिसोर्सेज को उन्होंने पूरी तरह यूटिलाइज किया। अब देखें कि वो इसराइल क्लेम करता था हमारे पास जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, आयरन डोम मौजूद है, फलां मौजूद है, लेकिन उन तमाम सिस्टम को ब्रेक किया ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसने, और बड़ा प्री प्लान ईरान के ऊपर ये हमला करवाया, और अमेरिका उसमें बराह रास्त मुलव्वस है। अब देखें कि ओमान के अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं, और उन मुज़ाकरात में सिर्फ एक ही डिमांड थी कि ईरान जो अपनी एटॉमिक टेक्नोलॉजी है उससे पीछे हट जाए, और ईरान बार बार ये कह रहा था कि वो एटॉमिक टेक्नोलॉजी पे ना काम कर रहे हैं, ना उनके पास मौजूद है, ना उनका कोई इरादा है। इसके बावजूद ढटाई का मुजाहरा किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया, और यही समझ के किया गया कि जिस तरह गजा को तबाह कर दिया गया है, गजा के मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, शायद ईरान भी उनके लिए एक तर्न वाला साबित होगा। लेकिन ईरान 40 साल पाबंदियां बर्दाश्त करने के बावजूद ईरान ने अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वो आज पूरी दुनिया देख रही है, और ईरान किसी से मदद लेने के लिए किसी मुल्क के पास अभी तक नहीं गया, और इजराइल बार बार अमेरिका के पास जा रहा है, बार बार अमेरिका को इन्वॉल्व कर रहा है, ब्रिटानिया इन्वॉल्व हो रहा है, फ्रांस इन्वॉल्व हो रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब कॉन्फ्लिक्ट था तो जाहिर है जो शिकस्त थी वो भारत के हिस्से में आ रही थी, इसलिए वही राब्ता कर रहा था। तो ये राब्ते करना भी कहीं ना कहीं शो करता है कि इस वक्त इसराइल जो है वो ज़्यादा मुश्किल में है। भारत में आगे बढ़ती हूँ। आज़म मलिक साहब, सर रूसी सदर की बात करेंगे। उन्होंने आज एक बार फिर कहा है कि इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा, और वो ईरान के साथ साथ इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप से भी राब्ते में हैं। सर चीन भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई देता है। आपको लगता है कि जो ममालिक हैं ये डायलॉग को नतीजा खेज बना सकते हैं, या आपको लगता है कि डायलॉग्स की जानी पेशकदमी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो स्टोरी दी है कि अमेरिका इसमें अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, आपको लगता है कि फ़िलहाल अमेरिका जो है इस जंग में शमूलियत से रुक सकता है इन बढ़ते हुए मुज़ाकरात को देखते हुए? देखिए आसमा, होना तो यही चाहिए कि जब दो ताकतें आपस में निबरदासमा हों तो जो तीसरी ताकत है वो इसको, जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ, इसको मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। देखिए जब तक इसराइल हमला आवर था, मगरबी दुनिया उसे हक़ दिफा का नाम देकर मुसलसल जवाब मुहैया करती रही, लेकिन जैसे ही ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, आसमान पर आवकार का शोर उठने लगा, वही अमेरिका जो इसराइली ड्रोन, जंगी तैयारे और मिसाइल निजाम को खामोशी से सपोर्ट कर रहा था, अब फौरी जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात की दहाई देने लगा है। देखिए ब्रिटानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर नेटो इत्तेहादी जो कल तक ईरान को तनहा करने की पॉलिसियां तश्कील दे रहे थे, आज इसकी मुज़ाकराती मेज पर मौजूदगी के ख्वाह हैं। ये सब क्या है? ये सब कुछ तब हुआ जब इसराइली शहरियों ने पहली बार हमले की दहशत को खुद महसूस किया अपने शहरों में। तेल अवीव की फिजा में जब ईरानी मिसाइल की सलाहियत गूंजी है, तो यही वो मोड़ था जब आलमी बयानिए ने एक रुख बदला है, और उन लोगों को एहसास हुआ है कि ऐसा नहीं है कि आप ईरान को खित्ते के अंदर तनहा कर देंगे तो कुछ होगा नहीं। हकीकत यह है आसमा कि ताकत का तवाज़ुन सिर्फ तभी ही तस्लीम किया जाता है जब वो अमलन जाहिर हो।
ईरान ने अमलन अपनी ताकत को जाहिर किया है। देखें अमेरिका करता क्या है, शाम, लेबनान और इसके साथ साथ ट्यूनिस, जब जी, जी। जिसे हम अरब स्प्रिंग कहते हैं, अरब स्प्रिंग के अंदर क्या हुआ कि रजीम चेंज के लिए जो लोकल लेवल के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको एंगेज किया गया। ईरान के अंदर ऐसा कोई चीज हो ही नहीं पाई। जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो उनकी लीडरशिप थी, वो इस वक्त अपनी ईरानी हुकूमत के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि हम इस वक्त मुश्किल वक्त में ईरान के अंदर किसी रजीम चेंज का हिस्सा नहीं बनेंगे। और मैं समझता हूँ यही वो मौका था जब मगरबी दुनिया ने ये रियलाइज कर लिया है कि अब ऐसा नहीं है। हम ईरान तो जंग के मूड में है, ईरान जंग करता रहेगा और इसराइल को बचाने के लिए अब जो है वो इसराइल जो है वो एक ईरान दिफाई पोजीशन के ऊपर आ गया है। और दुनिया को पहली बार ये महसूस हुआ है कि अगर जंग हुई तो नुकसान सिर्फ गजा या ये दीगर जो दमिश्क या दीगर जो इलाके हैं उन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये तेल अवीव, ठीक हो गया। हत्ता कि नेटो बेसिस को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो अब ये लोग जो हैं मुज़ाकरात की मेज के ऊपर आने की बातचीत कर रहे हैं। जी ठीक हो गया जी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जजेस ट्रांसफर केस के हवाले से 3-2 से आज जो फैसला सुनाया गया है उस पर हम बात करेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को काम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। हमारा पैनल इस फैसले को किस तरह से देखता है, डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे एक अहम अदालती फैसले की जिसका बज़ाहिर ताल्लुक जो है वो जुडिशरी से है, लेकिन इसके असरात बहरहाल कहीं ना कहीं हमारी सियासत पर भी पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफ़र केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र को आईनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से नाज़रीन ये जो फैसला है ये सुनाया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र के हक़ में फ़ैसला दिया है, जबकि 2 जजेस जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस शकील अहमद ने ट्रांसफ़र के खिलाफ फैसला दिया। अदालत ने अक्सरियती फैसले में कहा कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के तौर पर कायम करते रहेंगे। तबादला मुस्तकिल है या आर्जी, ये मामला सदर मुमलिकत को वापस भिजवाया जाता है। नाज़रीन तबादला किए जाने वाले जजेस की सीनियरिटी का मामला भी सदर मुमलिकत ही को भिजवा रहे हैं, ये भी इस फैसले में कहा गया है। जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तों पर मजमूई तौर पर 19 समाअतें हुई। सुप्रीम कोर्ट में 20 फरवरी को दरखास्तें दायर हुई थीं और अदलिया के फैसले कहा जाता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। नाज़रीन इस हवाले से हमारा पैनल क्या कहता है, क्या जज साहिबान में फैली बेचैनी दूर होगी इस फैसले से या इसमें इजाफा होगा, और क्या कहीं इसका मुकदमा और सियासत पर भी इसके असरात आ रहे होंगे जो दीगर मुकदमात चल रहे हैं और जो इस वक्त सियासी सिनेरियो है मुल्क के अंदर उसको ये फैसला असरअंदाज कर रहा होगा। इसके साथ ही साथ हम मखसूस नशस्तों के हवाले से भी मुकदमे की समाअत पर बात करेंगे, जहाँ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सलमान अकरम राजा से मुकालमा किया और कहा कि आप देर से आए मगर दुरुस्त नहीं आए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि अदालत ने आपको इलेक्शन से पहले 100% इंसाफ दिया था। नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं उनसे ये कहा गया कि उसमें आप पेश नहीं हुए थे। ये सारा मामला क्या है, ये जो मुकालमा हुआ है ये किस तरफ सिचुएशन को जाते हुए हमें दिखा रहा है, इस पर और ख़ास तौर पर ये जो जजेस ट्रांसफ़र केस है इस पर हमारे पैनलिस्ट की राय क्या है ये जान लेते हैं। और जी प्रोग्राम का आगाज़ चूँकि आज शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब से हुआ था तो शहजाद साहब सवाल का आगाज़ भी हम आप ही से करेंगे। पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि जो फैसला इससे आप समझते हैं कि अदलिया में फैली जो एक बेचैनी की फ़ज़ा थी वो ख़त्म हो जाएगी, आपको लगता है कि नहीं इससे मज़ीद बढ़ेगी? और दूसरा साहब हमें ये समझा दीजिएगा कि अदालती फ़ैसले के मुताबिक जो ट्रांसफ़र का मामला है सदर मुमलिकत को वापस भिजवा दिया गया है, वो तय करेंगे कि ये फ़ैसला जो है ये आर्जी है या ये मुस्तकिल है। सर आप नहीं समझते कि बेशक वो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया था लेकिन सियासी शख्सियत भी हैं, तो ये मामला फिर कहीं ना कहीं जाकर शहजाद साहब मुताज़े हो रहा होगा, फिर हम इस हवाले से बहुत सारी दरखास्तें दायर होती देख रहे होंगे, फिर ये लटक जाएगा सारे का सारा मामला जो है। शहजाद साहब आसमा देखिए, मैं आपको बताऊं कि सदर मुमलिकत जो हैं वो बेसिकली रियासत के सरबराह हैं, वो हुकूमत के सरबराह नहीं हैं। सो उनको आप इस वक्त बतौर पॉलिटिकल पर्सन के काउंट नहीं कर सकते, नहीं देखें। लेकिन इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि उन्होंने बेसिक बात यह है कि जो मोटी परसेप्शन आप क्लियर कर लें कि 26वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत आपको क्यों पेश आई, आप ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, ये आईनी बेंच आपने क्यों बनाया, चूँकि आप वो बहुत कुछ करना चाह रहे थे और बहुत कुछ कर रहे हैं जिसकी और कोई जस्टिफिकेशन सिस्टम में मुमकिन नहीं है। उसको कवर अप करने के लिए आपने ये एक सिस्टम बनाया है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती की बात है, मैं समझता हूँ। देखिए, आइन की जो रूह है वो ये थी कि हम शुरू से ये सुनते आ रहे थे कि अदलिया को इंतज़ामिया से अलग किया जाए, और अदालती जो तैनाती और तरक्की का मामला था, सीनियरिटी का मामला था, उसमें इंतज़ामिया का अमल दखल ना हो, ताकि आप किसी लोगों को फैसिलिटेट करके अपनी मर्ज़ी का कोई उन पे अपना असर और रसूख ना बना सकें। बदकिस्मती से इस फैसले के ज़रिए आपने अदलिया में इंतज़ामिया की मुदाखलत का एक मुस्तकिल दरवाज़ा खोल दिया है। जब आपका दिल चाहेगा आप किसी आदमी को या किसी जज साहब को आप ओबलाइज करने के लिए उसको एक जगह से उठाएंगे और दूसरी जगह लगा के, तो जो लोग ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं उनकी सीनियरिटी, अब देखिए ये वो मैक्सिमम फैसला था जो ये अदालत दे सकती थी। ये जो आप कह रही हैं ना कि वो सदर को वापस क्यों किया, ये रिमांड बैक किया है। बेसिकली रिमांड बैक क्यों किया है कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है इस सारे काम की। अगर उनके पास कोई जस्टिफिकेशन होती तो वो लिख देते फैसले में। वापस इसीलिए किया जा रहा है कि ये फैसला, इसकी कोई कानूनी सूरत बनाओ यार, इसको कुशीदा पदरा करो और फिर इसको दोबारा लागू कर दो। जो करना चाहते हो आप कर लो। 2-3 बातें याद रखने की हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप किसी भी हाई कोर्ट के जज बनते हैं, आप एक हलफ लेते हैं, उस हलफ के अंदर उस हाई कोर्ट का नाम मौजूद होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपका दायरा इख्तियार सिर्फ उस अदालत की जुरिस्डिक्शन के अंदर है और आप उसी के जज हैं। ठीक है। जब आपको किसी दूसरी जगह पे आपने ट्रांसफ़र किया तो आपने इस्लामाबाद का हलफ नहीं उठाया हुआ, आपके अदरवाइज हलफ में उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं थी ना। अगर आइन की ये मंशा ना होती, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का उठाते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नाम है। अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उठाते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट का नाम मौजूद है, सिंध हाई कोर्ट का नाम मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर सीनियरिटी का कोई मतलब नहीं है, आप कहीं और से उठा के कहीं और लगा देंगे, तो बुनियादी तौर पर आपने तमाम जजेस को अपने सर्विस स्ट्रक्चर से मुतालिक आपने गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार कर दिया कि अब उनको लगता ही नहीं है कि जो मेरा हक था मुझे आईनी तौर पे मिलना था वो भी नहीं मिल सकेगा। यानी आपकी गुफ्तगू से मैं ये समझूं, सॉरी शहजाद साहब, लास्ट सेगमेंट है, इसका वक्त आपको पता है कम होता है, तो मैं ये समझूं कि आप समझते हैं कि इसमें अदलिया में फैली बेचैनी जो है वो कम होने की बजाय मजीद बढ़ जाएगी, हाँ या ना? जो मेरिट पे आए हैं उनके अंदर बढ़ेगी, जो मेरिट पे हैं उनके अंदर बढ़ेगी। बड़ी ज़बरदस्त बात, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने कह दी। काशिफ साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। बार के भी ज़ाहिर बहुत सारे एतराज़ात हैं। बार का कहना तो ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है, दीगर हाई कोर्ट जो है वहाँ ट्रांसफ़र भी होने चाहिए थे ना। देखिए, तो आपको लगता है फिर मुतनाज़ नहीं हो गया फैसला? देखिए, मसला यह है कि ये सारी सूरत हाल हुई क्यों। 26वीं आईनी तरमीम में ये शिक मौजूद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दीगर सूबों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके ऊपर बार्स ने रिएक्ट किया। उन बार्स को 26वीं आईनी तरमीम से पीछे हटाने के लिए उन्होंने कहा कि हमने ये शिक ख़त्म कर दिया है, और उन्होंने नया फार्मूला ये निकाला कि आप जजेस को इंडक्ट कर दें। अब जजेस को इंडक्ट करके और फिर उसके बाद उनको सीनियरिटी पे ला के यहाँ पे चीफ जस्टिस का कायम मकाम बनाना का मकसद ये था कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीज़ों को मैनेज और मनूवर कर सकें। अच्छा, जो ऑलरेडी जजेस बैठे हुए हैं इनका प्रॉब्लम यह है कि ये चैम्बर से उठे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए और रिटायरमेंट तक इन्होंने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के तौर पर ही रहना है। ये भी जो सा है उनको पता है कि हमें यहाँ से तो हटा नहीं सकते, तो इनकी अपनी एक रवि जो वो डिफरेंट थी। सो एक्चुअली ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट थे जिसको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारी एक्टिविटी की। मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे, देखिए सरकारी रूल्स के मुताबिक आप किसी को भी डेपुटेशन पे कहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है। इस फैसले के तनाजुर में बहुत सारे सरकारी ऑफिसरान जो हैं 20वें के 21वें को वो वापस अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में गए, लेकिन असल जजेस का मामला यह है कि खुद अदलिया है। अदलिया का मामला यह है कि अगर आपने रिमांड बैक किया है और प्रेसिडेंट साहब ने ये तय करना है कि आया ये जो इंडक्शन हुई है ये मुस्तकिल हुई है, ये आर्जी हुई है। अच्छा, अगर इसको वो मुस्तकिल कर दें तो फिर तो समझे कि ये सीनियरिटी कंटिन्यू करेगी और इनसे नीचे वाले जो है वो इससे नीचे ही रहेंगे। और अगर ये आर्जी है तो फिर उसके ऊपर ये देखना पड़ेगा कि उसका टाइम स्लॉट कितना, क्योंकि अमूमी तौर पे डेपुटेशन पे आए हुए जो ऑफिसरान हैं उनका टाइम स्लॉट 3 साल का होता है और उसके बाद 2 साल का एक्सटेंडेबल मोड होता है। सो इस सारे सिनेरियो में मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर अपनी मर्जी की चीज़ों को एड्रेस कराना मकसूद है, जो हकीकत है, और अपनी चीज़ों को चलाना मकसूद है, और इसमें ये एक मिड वे सोल्यूशन निकाला गया। और अगर 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 मखसूस नशिस्तों का फैसला उसी तरह आ गया जिस तरीके का हुकूमत सोच रही है, तो फिर 27वीं आईनी तरमीम में ये मामला मुस्तकिल सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये मखसूस नशिस्तों का आपने जिक्र कर दिया काशिफ साहब, तो चलिए अगला सवाल जो है चौधरी साहब, सर मैं आपसे मखसूस नशिस्तों ही के हवाले से कर लेती हूँ। बड़ी अहम आज समात हुई, लेकिन फैसला जो है वो हनूज हम देख रहे हैं कि बहुत दूर है। ये सवाल अपनी जगह है सर कि अधूरी पार्लियामान के फैसले को मुतफ़क्का कैसे करार दिया जाए। आप नहीं समझते कि इसको फौरी तौर पर सॉर्ट आउट करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए इस चीज़ को?
आसमा इजाजत दें, पहले तो मैं ये सीनियोरिटी वाला मामला इस पे 1 मिनट बात करना प्लीज चाहूंगा। सर, प्लीज सर। हम असल में ना सच बोलते हुए थोड़ा सा घबराते हैं हम। आप देखेंगे जस्टिस डोगर साहब को क्यों लाया गया इस्लामाबाद में, जबकि वो 15वें नंबर पर थे लाहौर हाई कोर्ट में, और रवायत यही थी कि सीनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया जाता है, जूनियर जजों की बारी बाद में आती है। जी जी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसलिए भिजवाया गया कि हमने एक बंदे से खौफजदा होके पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। हमें सिर्फ हमारी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान की अपीलें और इमरान खान के केसेस ना लगे वहां पे, इसलिए हमें एक ऐसे जज की जरूरत थी जो हमारी बात मान ले, और उसकी सीनियोरिटी के लिए आज हम वहां पे अदालतों को जो है टगा टोकरी कर दिया है। हाँ, लेकिन और सर आज इल्जाम तो ये भी जज लगाया आपस में जाता है कि लड़ जिस रहे हैं। बंदे की आप बात कर रहे हैं उस बंदे के दौरे हुकूमत में भी बुरा हाल था अदलिया का सर, ये इल्जाम तो फिर उन पे भी लगता है ना। आसमा जुडिशरी कभी भी आपके मेरे लिए आम आदमी के लिए कभी भी नहीं रही, ये शराफिया के लिए रही है हमेशा। लेकिन आज जजेस आपस में टकरा रहे हैं, आप अदालतें आपस में टकरा रही हैं, ये एक इंतहाई अफसोसनाक है। ये जुडिशरी के तनज़्ज़ुली की इंतहा है, मैं समझता हूँ 26वीं आईनी तरमीम के बाद। अब आ जाते हैं मखसूस नशिस्तों की जानिब। जी सर। अगर मखसूस नशिस्तें अगर पीटीआई को वापस करनी होती तो उस फैसले पे इम्प्लीमेंट हो जाता जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला दिया था। अगर उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसको अभी तक कितना खींचा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करना और मखसूस नशिस्तें उनको वापस नहीं की जानी। ये क्रक्स है सारे स्टोरी का। तो लिहाजा इसमें आप मजीद बहस करते जाए, वो कहते हैं कि पानी में मदानी वो चलाते रहेंगे, लेकिन क्रक्स यही है कि सीटें देनी होती तो ये सारा कुछ होता ही ना। सर जी अब पानी है तो मधानी तो फिर हम चलाएंगे ना, स्टोरी है तो बात तो हम करेंगे। आजम साहब सवाल मैं इसी पे लेके आ रही हूँ आपकी तरफ, फैसला क्या होना है क्या नहीं, क्रक्स क्या है ये तो चौधरी साहब ने बता दिया, लेकिन ज़ाहिर हम सहाफ़ी हैं, सवाल तो बनता है, करते रहेंगे। सही बताएं कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और इतनी सारी बहस इसके ऊपर हो रही है, काशिफ साहब ने इसका आगाज़ कर दिया प्रोग्राम में, ये बताइएगा कि इसमें जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने दलाइल दिए कि इस केस में एक सूरत हाल पैदा की गई है जिसकी जिम्मेदार जो है PTI नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने दीवार खड़ी कर दी जाए, जिस पर हमने देखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि दीवार आपने खड़ी की, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए और वो अदालत में आए। तो सर ये जो रिमार्क्स हैं ये तो फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन उसी जानिब जाती हुई बताते हैं जिसकी जानिब आजम चौधरी साहब ने इशारा किया। मलिक साहब। जी, आजम चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी तरफ इशारा किया है कि अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला अगर अमल करना होता तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले के ऊपर जो था वो अमल हो चुका होता। अब इसको खींचने के लिए चीजें मनोवर की जाती हैं। देखिए अगर यही फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सदर ममलकत को जजेस के तबादले का जो आईनी इख्तियार दिया है, अगर यही फैसला यूरोप के किसी मुल्क में अमेरिका में आया होता तो हम कहते कि यकीनन ये दबाव वाला फैसला नहीं है। अब जुडिशरी जो है वो एक पैरा फैमिलिया के अंदर रहकर काम करेगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल कमीशन के किरदार को एक अलग दायरा बना दिया गया है। यानी कि अब जो है सदर ममलकत जो है उनको आईनी इख्तियार दे दिया गया है, जिससे अदलिया की खुद मुख्तारी पर सवाल उठने लगे हैं। ये फैसला देखिए एग्जीक्यूटिव की अदलिया पर बिला वास्ता असरअंदाजी जो है उसके तासुर को जो है वो तकवीयत देगा, जो जजेस की आज़ादी, सीनियरिटी और पोस्टिंग को दबाव में ला सकता है। आपको पता होगा कि इख्तिलाफी जजेस की जो आरा है और अदलिया के अंदर जो तकसीम है, वो अदालती जो एक सिस्टम है उसके अंदर जो बदएतमादी है, मुझे लगता है इस फैसले से उसको बढ़ने का खदशा है, जिसका सियासी जमातें खास तौर पर जो आपने बिल्कुल शुरू में काशिफ साहब से पूछा था, मैं समझता हूँ कि इस फैसले के बाद सियासी जमातें अपने बयानिए के लिए इस फैसले से फायदा उठा सकती हैं। ये सूरत हाल मैं समझता हूँ आसमा मुस्तकबिल में सियासी मुकदमात में अदालती फैसलों पर दबाव और अदलिया पर अवामी एतमाद में कमी का बायस किसी सूरत बन सकती है, जिससे इंतखाबी शफाफियत और एहतसाब जैसे जो अहम अमूर हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं। सो अगर इसको इस पैराफर्मेलिया में और इस एक कैनवस के ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे के अंदर यूं लग रहा है जैसे इस फैसले से आने वाले दिनों में हालात जो है वो बेहतरी की जानब नहीं जाएंगे, वो मजीद खराबी की तरफ पड़ेंगे। हालात जो है वो मजीद बेहतरी की तरफ आपको जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं, खराबी की तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं इस फैसले के बाद। बहरहाल ये अदालती मामला है, सेंसिटिव मामला है, लेकिन तज्जिया ज़ाहिर है हमारे पैनल का जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन जो हैं इन फैसलों के हवाले से जानना चाह रहे होते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते एक अच्छी बात जो हम सब के लिए काबिल तकलीद है। नाज़रीन हम रोज़ाना VIPs सियासतदानों को 6-6 गाड़ियों, दर्जनों गार्ड्स के साथ सड़कों पर जन करते गुजरता देखते रहते हैं। उन्हें कैमरों के सामने गरीबों और नादारों को इमदादी
चेक्स देता देखते हैं, राशन देखता देखते हैं, तो सोचते हैं कि शायद ये सारा कुछ जो है शो ऑफ के लिए हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, क्या कभी किसी सियासतदान को शदीद चिलचिलाती धूप में कहीं रुक कर किसी की मदद करता देखा है आपने पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में ऐसा बहुत ही रेयर है, बहुत कम देखने में आता है। मैं बात कर रही हूँ जी आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की, जिनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है, और ज़ाहिर है इस वीडियो को वायरल होना भी चाहिए और इसे हमें सीखना भी चाहिए है। उमर अयूब जो है एक बड़ी जमात के बड़े सियासी लीडर हैं, उनके दिन में कई कई कमिटमेंट्स होती हैं और जाने कहाँ कहाँ उन्हें जाना होता है इन मीटिंग्स के लिए, लेकिन यकीनी तौर पर सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी उनके साथ हैं। इन सब के साथ लेकिन सफ़र करते हुए उमर अयूब को सड़क किनारे एक कार खड़ी दिखाई देती है जिसका टायर पंक्चर हो चुका था। शदीद गर्मी थी, गाड़ी में सवार ख़वातीन बाहर निकल कर इंतजार कर रही थीं। कार का ड्राइवर टायर खोलने की कोशिश में था कि उमर अयूब ने उन्हें देखकर अपनी गाड़ी रुकवाई, खुद नीचे उतरे, उस फैमिली के पास पहुंचे, उन्हें मदद की पेशकश ही नहीं की बल्कि खुद गाड़ी का टायर खोलने में मदद की भी, और इस आम पाकिस्तानी फैमिली को खुशगवार हैरत में छोड़कर दुआएं समेटते हुए वापस लौट गए। नाज़रीन, ये वही जज्बा है जिसकी हमें पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अपनी ज़बान से नहीं, अमल से मिसाल कायम करने की ज़रूरत है। बहुत खुशी हुई कि उमर अयूब ने अपने अमल से बताया कि इंसान बड़े ओहदों से बड़ा नहीं होता, उसका अमल कोई जो है वो एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है उसे बड़ा बना देती है। यही इंसानियत कहती है और हमारी शरीयत भी यही कहती है, तो हम सबको इस पर अमल करना चाहिए। मैंने सोचा कि आज प्रोग्राम में इसको ज़रूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अप्रिशिएट हम करेंगे हमारे पैनलिस्ट को भी। शहजाद फारूकी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, आज़म मलिक साहब, काशिफ रफ़ीक साहब और आज़म चौधरी साहब, आप लोगों ने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। मंडे को मिलते हैं।